आपको हिस्ट्री में अधिलघु पाठ 3 बता देते हैं। अब बात आती है 4 का, 3 का ही लघु का ना। पाठ 3 में जो आपका चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इस चैप्टर का थोड़ा सा हम लोग अब लघु के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। जो फ्रांसीसी प्रचार हुआ हिंद चीन में, इसके बारे में लिखा है। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सी बात है और आसान तरीका से लिखना है। क्या कि 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी जो पादरी वर्ग के थे, पादरी, वह जो है हिंद चीन आ गया। जब हिंद चीन आया, कौन? पादरी व्यापारी, पादरी फ्रांसीसी का। वह जब हिंद चीन पहुंच गया तो सन 1747 ईस्वी की बात है। उस समय में जो फ्रांस का जो अन्नाम है, फ्रांस के अन्नाम में सारे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अभिरुचि लेने लगा और अभिरुचि लेने लगा, जिसके कारण कि 1747 ईस्वी की बात है। पहली बात हुआ 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी के कुछ पादरी लोग आए और कहाँ आया? हिंद चीन आया। और हिंद चीन में आने के बाद 1747 ईस्वी में अन्नाम का जो है, अन्नाम में सारे लोगों ने रुचि लेने लगा। और जब अन्नाम में रुचि लेने लगा, उसके बाद क्या हुआ कि 1787 ईस्वी की बात है। 47 में तो सारे लोगों ने अन्नाम का रुचि लेने ही लगा। तब 1787 ईस्वी में क्या हुआ कि एक कोचिन चीन का जो शासक था, उसके साथ में संधि हो गई। ठीक है, अब संधि का जो मौका मिला तो संधि हो गई, दोनों में मेल मिलाप हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई। संधि मतलब मिलन हो गया, मिलने का मौका मिल गया। अब बात होती है कि जो पादरी की जो बढ़ती हुई गतिविधियां थी, व्यापारी की जो गतिविधि बढ़ती जा रही थी, उस गतिविधि के विरोध में जो है एक उग्र आंदोलन हो गया। अब उग्र आंदोलन क्या हो गया? गतिविधि में उग्र आंदोलन क्या हो जाता है? वही आंदोलन हम आप लोगों को कह रहे हैं हमेशा जागृति लाने के लिए कि आप इस चीज की चेष्टा कीजिए। टेस्ट लेते हैं सर, उसको आप आज 30 नंबर आ गया, हमको 28 आया, कैसे आया? हम अगले बार उस 30 में 30 लाएंगे। ये अंदर से जब उग्रता आएगी ना, जागरूकता जगेगी ना, और वैसा मेहनत करना शुरू करेंगे ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर पढ़ाई कोई चीज नहीं होती है, ये तो आसान सी चीज है। समझ आ रहा है? तो उसी तरह जब दोस्ती हुई तो वह व्यापार की जो गतिविधि थी, उस गतिविधि में गतिविधि को आगे लाने के लिए, विकास लाने के लिए एक आंदोलन हो गया और दोनों अपने अपने व्यापार की गतिविधि को बढ़ाना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1862 ईस्वी की बात है। उस समय में अन्नाम का जो सैन्य बल है, उस सैन्य बल पर भी संधि के लिए जो है बाध्य कर दिया गया। और जब उसके संधि के लिए अन्नाम के संधि के लिए बाध्य कर दिया गया, तो उसके अगले वर्ष में जो कंबोडिया थे, कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया। कंबोडिया वियतनाम था, लाओस कंबोडिया वियतनाम, तो उसको भी जो है अपने संरक्षण में ले लिया गया। क्या कोई दिक्कत? आसाम से लिखेंगे
एकदम आसान भाषा है कि 17वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी में बहुत सी जो फ्रांसीसी लोग था वह हिंद चीन व्यापारी, पादरी व्यापारी हिंद चीन आया। और जब हिंद चीन आया तो 1747 ईस्वी में वहाँ जो है फ्रांस के नाम में सारे लोगों ने रुचि लेने लगा। और जब रुचि लेने लगा तब क्या हुआ कि 1787 ईस्वी में 40 साल बीत गया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ 1787 ईस्वी में वो चीन के जो शासक उसके साथ मिलने का मौका मिल गया, संधि होने का मौका मिल गया, तो संधि हो गई। फिर 19वीं शताब्दी में 1787 इधर खुल गया, तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अन्नाम के जो कोचिन चीन के जो फ्रांसीसी पादरी थी उसकी जो गतिविधि बढ़ते गई, व्यापारी की जो बढ़ती गई गतिविधियों को देख करके वहाँ एक उग्र आंदोलन भी हो गया। अब उग्र आंदोलन हो गया, उसके बाद फिर जो है 1862 ईस्वी में अन्नाम का जो सैन्य बल था उस पर संधि के लिए बाध्य किया गया। और संधि के लिए बाध्य किया करने के बाद उसके अगले वर्ष में जो है कंबोडिया को भी अपने संरक्षण में लिया। कहीं तो दिक्कत इतना सा लिख सकते हैं, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियार क्या है और एजेंट ऑरेंज। देखो, रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज दोनों एक घातक है, एक जहरीला चीज है। हाँ, होता क्या है कि सबसे पहली बात जो रासायनिक हथियार है उसके बारे में हम देखें तो एक नापामा था, ठीक है। तो नापामा या एक प्रकार का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अग्नि बम, जो अग्नि बम नहीं होता है, तो वह अग्नि बम में गैसोलीन के साथ मिला करके उसका उपयोग करते थे। और उसका उपयोग करने से क्या होता था कि चमड़े के भाग पर चिपक जाता, ठीक है। और चमड़े के भाग पर जब चिपक जाता था तो वो जलते रहता था, मतलब चमड़ा को जलाते रहता था, जलन होता था। और यह जो है अधिक प्रयोग वियतनाम ने किया था। क्या कोई दिक्कत है? एकदम नहीं याद होता है तो देहाती भाषा में भी याद हो कि रासायनिक हथियार पिछले कि नापामा जैसे नापामा एक प्रकार वो ऑर्गेनिक कंपाउंड छे जे अग्नि बम गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार कर जेकरो मिश्रण के साथ जड़ी त्वचा पर लगेले और त्वचा पर चिपकी जाए, ठीक, और चिपकता हुआ जलन करा लगे, ठीक। एकरा प्रयोग जे छे से अधिक मात्रा में वियतनाम में करला जाए। दिक्कत, हाँ? एक बार और लिखी बात नापामा यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में आर्सेनिक गैसोलीन के साथ मिला करके एक ऐसा मिश्रण बनाया जाता था जो कि त्वचा में डालने पर त्वचा में चिपक जाता था और जलते रहता था, जल करते रहता था, जिसका उपयोग वियतनाम में
व्यापक पैमाने पर किया था। क्या कोई दिक्कत है? अब एजेंट ऑरेंज की बात करें तो एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर था। हाँ, एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर था, जिससे कि अगर पेड़ में डाल देते थे ना तो पेड़ के पत्ते मुरझा जाते थे और धीरे धीरे पेड़ मर जाते थे। और यह जो एजेंट ऑरेंज जो था, इसका प्रयोग अमेरिका के लोगों ने ज्यादा किया था। जब हमारा भारत भी देश गुलाम था ना, भारत देश, तो हमारे देश में जो कीमती लकड़ियां थी वो सारे इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने जंगलों में डाल करके पेड़ों को मार दिया करते थे और उसका लकड़ी चले जाते थे। अब इंग्लैंड वाले अंग्रेजों ने जनसंख्या को रोकने के लिए, कम करने के लिए भी यह प्रयोग किया था इस जहर का। इतना घातक था वो लोग। चलिए उतनी तो बात हम नहीं करेंगे। इतिहास की जब दुनिया में आते हो ना, देखोगे तो ऐसी ऐसी घातक चीजें मिलेगी जिसका कि प्रयोग उन्होंने किया था। तो चलिए हम लोग एजेंट ऑरेंज के बारे में देखें तो सिर्फ लिखेंगे कि एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर था, विषैला जहर था, जो कि पेड़ पर या पेड़ में डालने पर पेड़ के पत्तियां मुरझा जाते थे, धीरे धीरे पेड़ मर जाते थे। अंग्रेजों ने इसका प्रयोग जंगलों की सफाई करने के लिए किया और साथ ही साथ अधिक पैमाने पर जनसंख्या को भी कम करने के लिए या रोकने के लिए इसका प्रयोग किया था। क्या नहीं लिख सकते? इतनी आसान से क्या तकलीफ है किसी को? समझ में आया? ये देखिए, अब रटते रहेंगे तो नहीं याद होगा। आप इसको सुन करके फिर लिखने का कोशिश कीजिए। समझ में आ रही है? और तुरंत यहाँ से जैसे घर जाइएगा, खाना खाइएगा और तुरंत लिखिएगा, याद हो जाएगा। पढ़ाई कुछ ही नहीं है, गप कर रहे हैं हम लोग। बस किताब से गप करने सीखिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है आपका कि हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखें। हो ची मिन्ह तो 1917 ईस्वी में एक जो है वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादी का एक गुट बना दिया। समझ में आ रही है बात? हुआ क्या कि 1917 ईस्वी में एक जो वियतनामी छात्र था, वियतनाम का रहने वाला जो छात्र था ना, उन्होंने पेरिस में एक साम्यवादी का गुट बनाया। और साम्यवादी का गुट बनाने के बाद क्या हुआ कि हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से मास्को चला गया और फिर साम्यवाद से प्रेरित होकर के 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का एक गठन किया। वियतनामी क्रांतिकारी दल का। और जब क्रांतिकारी दल का गठन किया तब वह 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे हुए जो छोटे छोटे राष्ट्रवादी गुट था, वो सारे राष्ट्रवादी गुट एकजुटता हो गई, एक साथ मिल गए और एक साथ मिल करके क्या हुआ कि वियतनाम कॉम डेंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की एक स्थापना कर दिया गया। और वह जो है पूर्ण रूप से उग्र विचार का था, उग्र विचार का चलने वाली पार्टी था, क्रोधित मुद्रा का था। समझ में आ रहा?
जिस प्रकार की आपने सुना होगा कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में के समय में भी एक नरम दल था, एक गरम दल था। नरम दल का काम था समझौता करना और गरम दल का काम था उग्र बनाना। कहीं हमेशा खुरपातियां करते रहता था। हाँ, गरम दल। दो प्रकार के नेता थे उसमें भी। वह अंग्रेजों के खिलाफ उग्र हो उठते थे, मारपीट के लिए उतारू हो जाते थे, खून खराबा करने के लिए उतारू हो जाते थे, लेकिन नरम दल वो नहीं करते थे। नरम दल हमेशा समझौता पर चलते थे कि मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा बात क्या मानेंगे, हमारा बात तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा हड़ताल करेंगे, हम मार करने नहीं जाएंगे, हम फोड़ फोड़ करने नहीं जाएंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम दुनिया भी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? ऐसे नरम दल गरम दल इसी तरह से वहां भी था हुआ। एक उग्रवादी पार्टी का जो है स्थापना हो गया, उग्र करते रहा। क्या लिख पाए एक बार और बता रहे कि 1917 ईस्वी में वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादी का एक गुट बनाया और इसके बाद हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को चला गया। कहाँ चला गया? मॉस्को। याद रखिएगा, 1917 में एक साम्यवादी गुट बनाया और फिर उसकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कहाँ चला गया? मॉस्को चला गया। और मॉस्को जाने के बाद क्या हुआ? इस साम्यवाद से प्रेरित होकर के 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कर लिया। और जब क्रांतिकारी दल का गठन हो गया तब जो है वह 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी दल का गठन किया और सब रहा। उसके बाद 1930 ईस्वी में जो है पूरे वियतनाम को जो बिखरा हुआ राष्ट्रवाद था, छोटा छोटा में बटा हुआ था, सारे लोगों को एकत्रित कर लिया। एकत्रित करके उसका नाम डाला किया जाते हो वियतनाम कांग सांग देंग। और इसी को अर्थात हम कह सकते हैं कि एक तब वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ, जो कि पूर्णतः क्या हो गया कि उग्रवाद हो गया, उग्र का रूप ले लिया। क्या कोई दिक्कत? लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है? हाँ? नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हो ची मिन्ह